आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th की साइंस बुक से चैप्टर 8 जर्नी इनसाइड द एटम की शुरुआत करने वाली हैं। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि एटम क्या होता है और साइंटिस्ट ने एटम के बारे में कैसे समझ विकसित की। पहले इस फिगर को समझते हैं। फिगर में दिखाया गया है कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों आखिरकार एटम से बनी होती हैं। एक तरफ हाउस दिखाया गया है। हाउस कई रूम से मिलकर बनता है। रूम्स की वॉल्स होती है। वॉल्स ब्रिक्स से बनी होती हैं। ब्रिक्स में सिलिकेट होती है और सिलिकेट भी आखिरकार एटम से बनी होती हैं। दूसरी तरफ ह्यूमन बॉडी यानी मानव शरीर दिखाया गया है। ह्यूमन बॉडी में ऑर्गन्स होती हैं। ऑर्गन टिश्यूज से मिलकर बनती हैं। टिश्यूज सेल से मिलकर बनते हैं। सेल में प्रोटीन होते हैं और प्रोटीन भी आखिरकार एटम से बनी होती हैं। इसलिए चाहे घर हो या मानव शरीर, दोनों का सबसे बुनियादी निर्माण एटम से होता है। अब इसमें चैप्टर में लिखा है कि एवरीथिंग दैट यू सी और ऑब्जर्व और फील अराउंड इज मैटर, यानी आपके आसपास जो भी चीज़ आप देखते हैं, ऑब्जर्व करती हैं या महसूस करती हैं, वह सभी मैटर है। आप पहले पढ़ चुके हैं कि मैटर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है, जिन्हें एटम कहा जाता है। ऊपर दिए गए फिगर को ध्यान से देखिए। आप क्या देखती हैं? आपने ध्यान दिया कि लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों आखिरकार एटम से बने होते हैं। ये एटम्स इतने छोटे होते हैं कि इन्हें नेक्ड आई यानी खाली आंखों से ही नहीं देखा जा सकता। अब आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि क्या एटम वास्तव में मैटर की सबसे छोटी यूनिट है या इससे भी छोटी भागों में इसे बांटा जा सकता है? साइंटिस्ट भी लंबे समय से यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एटम्स को और छोटे भागों में बांटा जा सकता है या नहीं। अगर एटम्स को बांटा जा सकता है तो वे किन पार्ट्स से बनी हैं और वे पार्ट्स किस तरह अरेंज्ड है। चलिए अब हम यह समझेंगे कि एटम का कॉन्सेप्ट कैसे सामने आया और समय के साथ इसमें क्या क्या बदलाव और क्या क्या इवोल्यूशन हुए। थिंक इट ओवर। कुछ क्वेश्चन है जिनके जवाब हमें इस चैप्टर में मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, आर एटम्स द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल, यानी इस चैप्टर में हमें जानने को मिलेगा कि क्या एटम्स सबसे छोटे ऐसे पार्टिकल हैं जिन्हें और नहीं बांटा जा सकता। Second question, why do electrons not falls into the nucleus even though they are attracted to proton in it? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर मौजूद प्रोटॉन्स की ओर आकर्षित होता है और फिर वे न्यूक्लियस में गिर क्यों नहीं जाते। थर्ड क्वेश्चन में पूछा है, why did scientists keep modifying atoms model? साइंटिस्ट एटॉमिक मॉडल्स के बार बार बदलाव क्यों करते थे? इन सभी सवालों के जवाब हमें इस चैप्टर में मिलेंगे। फर्स्ट हेडिंग है रीडिस्कवरी द रूट्स ऑफ एटॉमिक थ्योरी। इस भाग में हम जानेंगे कि एटम्स का विचार सबसे पहले कैसे आया और अलग अलग थिंकर्स ने इसके बारे में क्या क्या सोचा। आइए अब एक ऐसी जर्नी शुरू करते हैं जो हमें 2000 साल से भी ज़्यादा पिछले एंशिएंट इंडिया यानी प्राचीन भारत और एंशिएंट ग्रीस के ज्ञान और विचारों की दुनिया में ले जाती है। इन दोनों सभ्यताओं ने, महान विचारकों ने एक ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में सोचा है कि इंडिया में आचार्य कनाद और यूनान में मतलब ग्रीस में ल्यूक्यूपियस और डेमोस्ट्रियस ने यह जानने की कोशिश की कि यह पूरी दुनिया किस चीज़ से बनी है। यह ऐसा क्वेश्चन था जिसने सदियों तक लोगों को सोचने और खोज करने के लिए उकसाया। आचार्य कनाद ने कहा कि यदि मैटर को बार बार छोटे भागों में बांटा जाए तो एक समय ऐसा आएगा जब हमें उस सबसे छोटे पार्टिकल्स मिलेंगे जिन्हें और नहीं बांटा जा सकेगा। उन्होंने इस सबसे छोटे पार्टिकल को परमाणु नाम दिया। उनके विचार वैशिखा सूत्रास नामक संस्कृत ग्रंथ में लिया गया है। परमाणु इतना छोटा होता है कि उसे हमारी सेंस से महसूस या देखा नहीं जा सकता। जब परमाणु आपस में मिलते हैं तो वे अलग अलग ग्रुप बनाती हैं, जैसे डियाद यानी 2 परमाणु का समूह और त्रियाद यानी 3 परमाणुओं का समूह, और इसी तरह बड़े बड़े ग्रुप्स का बन सकती हैं। इन विभिन्न कॉम्बिनेशन से ही पूरा मटेरियल यूनिवर्स और सभी लिविंग बीइंग्स बने हैं। लेकिन इस विचार ने यह नहीं बताया गया कि परमाणु किस प्रोपोर्शन में मिलकर अलग अलग मटेरियल्स या अलग अलग सब्सटेंसेस बनाती हैं। ग्रीक ने फिलोसफर लुसिपस और डिमोस्ट्रियस ने भी इसी तरह का विचार दिया था। उन्होंने इन ना डिवाइड होने वाले पार्टिकल्स को एटम्स कहा। ग्रीक भाषा में एटम्स का अर्थ है जिसे और
विभाजित ना किया जा सके। ध्यान रखिए कि शुरुआत में एटम्स का विचार केवल एक इमेजिनरी आइडिया था। यह किसी एक्सपेरिमेंट या ऑब्जर्वेशन पर आधारित नहीं था। कई सेंचुरीज बाद 1808 में जॉन डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी प्रस्तुत की। यह थ्योरी उस समय किए गए साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट पर आधारित थी। उन्होंने कहा कि पूरा मैटर छोटे छोटे ना डिवाइड होने वाले पार्टिकल्स से बना है, जिन्हें एटम्स कहा जाता है। यानी एटम्स मैटर के फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं और इन्हें छोटे भागों में और नहीं तोड़ा जा सकता। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी पहले ऐसी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन थी जिसने बताया कि मैटर किस प्रकार बना है। यही थ्योरी आगे चलकर एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझने की शुरुआत बनी। अब आपके मन में यह क्वेश्चन आ सकता है कि डाल्टन का विचार आगे चलकर एटम के स्ट्रक्चर के मॉडल में कैसे बदला। डाल्टन की थ्योरी के बाद साइंटिस्ट कुछ इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब जानना चाहते थे। फर्स्ट क्वेश्चन, एटम्स किन चीज़ों से बने होते हैं। सेकंड क्वेश्चन, अगर हम एटम्स को देख पाते तो वे कैसे दिखाई देते। थर्ड, एक एलिमेंट के एटम्स दूसरे एलिमेंट के एटम से कैसे डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अ शॉर्ट हिस्टोरिकल जर्नी थ्रू एटॉमिक मॉडल्स। इस भाग में हम जानेंगे कि साइंटिस्ट ने एटम्स को समझने के लिए अलग अलग मॉडल्स कैसे बनाए और समय के साथ उनमें क्या सुधार हुए। लिखा है कि मोर देन 100 ईयर अगो, यानी 100 साल से भी पहले साइंटिस्ट ने यह समझने की कोशिश की कि एटम्स कैसे दिखते होंगे। इसीलिए उन्होंने कुछ सिंपल मॉडल रिप्रेजेंट किए। जैसे जैसे नए एक्सपेरिमेंट किए गए और नए एविडेंस मिले, वैसे वैसे इन मॉडल्स में बदलाव किए गए और उन्हें बेहतर बनाया गया। आज हम जानते हैं कि शुरुआती मॉडल्स पूरी तरह सही नहीं थे, फिर भी इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि वे दिखाते हैं कि साइंस धीरे धीरे आगे बढ़ी थी। यह प्रगति क्यूरियोसिटी, क्वेश्चनिंग और एक्सपेरिमेंट के कारण होती है। 19वीं सेंचुरी के अंत तक लोगों का मानना था कि एटम्स मैटर की सबसे छोटी और इनडिविजिबल यूनिट है। लेकिन साइंटिस्ट ने खोज की कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे इनविजिबल एनर्जी और पार्टिकल्स छोड़ती हैं जिन्हें रेडिएशन कहा जाता है। इस घटना को रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है। इस खोज से पता चला कि एटम्स के अंदर और भी छोटे पार्टिकल्स मौजूद है। इससे साबित हुआ कि एटम्स उतने डिविजिबल नहीं है जितना पहले माना जाता था। एटम्स का कोई रंग नहीं होता। डायग्राम में जो अलग अलग रंग दिखाए जाते हैं वे केवल समझाने के लिए होते हैं। अब नेक्स्ट है जे थॉमसन का प्रयोग। 1897 में जे थॉमसन ने एक बहुत कम प्रेशर पर गैसेस में इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करके उसका स्टडी किया। उन्होंने एक ग्लास ट्यूब का इस्तेमाल किया जिसमें 2 इलेक्ट्रोड्स लगे हुए थे। उस पर हाई वोल्टेज लगाया गया। उन्होंने देखा कि कुछ रेस कैथोड से एनोड यानी नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर जा रही है। इन किरणों को कैथोड रेस कहा गया। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में इन रेस का स्टडी करने के बाद थॉमसन ने यह निष्कर्ष निकाला कि ये नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स की धारा है। इन मास एटम्स की तुलना में बहुत कम होता है। इनका मास एटम्स की तुलना में बहुत कम होता है। बाद में इन पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन्स कहा गया। ये एटम्स से निकल रहे थे, जिससे पता चल रहा था कि एटम्स के अंदर और भी छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद है। नेक्स्ट है मीट आ साइंटिस्ट जे थॉमस। जे थॉमस की सबसे इंपॉर्टेंट खोज इलेक्ट्रॉन थी। यह पहला सब एटॉमिक पार्टिकल था जिससे पहचाना गया और यह हर एटम का हिस्सा होता है। गैसेस की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पर किए गए अपने रिसर्च के लिए उन्हें 1906 में नोबेल प्राइज इन फिजिक्स मिला, यानी इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसी रिसर्च ने उन्हें इलेक्ट्रॉन की खोज तक पहुंचाया। कैम्ब्रिज की प्रसिद्ध कैवेंडिश लेबोरेटरी के प्रमुख के रूप में उन्होंने कई साइंटिस्ट का मार्गदर्शन किया। इनमें अर्नेस्ट रदरफोर्ड भी शामिल थे। आगे लिखा है कि यह पाया गया कि कैथोड रेस की नेचर कैथोड किस पदार्थ का बना है या ट्यूब में कौन सी गैस भरी है इस पर निर्भर नहीं करती। इससे साबित हुआ कि इलेक्ट्रॉन सभी एटम्स का एक फंडामेंटल हिस्सा है और हर एलिमेंट्स में पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन का वास्तविक चार्ज -1.602 × 10⁻⁻⁻⁹ C होता है
ये चार्ज है कि यूनिट है, लेकिन सुविधा और परंपरा के लिए इसके लिए चार्ज -1 माना जाता है। नेक्स्ट है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। इलेक्ट्रॉन की खोज के बाद जे थॉमसन के सामने एक नया सवाल आया और उसी का जवाब देने के लिए उन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल दिया। लिखा है कि जब जे थॉमस ने छोटे नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन की खोज की तो उनके सामने एक समस्या आई। उन्होंने सोचा कि अगर एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन है तो एटम न्यूट्रल कैसे रहता है और एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज कहाँ मौजूद है। इस समस्या को समझने के लिए थॉमसन ने एक मॉडल दिया। उन्होंने कहा कि एटम एक पॉजिटिव चार्ज वाला स्फीयर है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन चारों ओर फैले हुए रहते हैं। इस मॉडल की तुलना प्लम पडिंग से की गई, इसी कारण इसे प्लम पडिंग मॉडल कहा गया। जैसे पडिंग के अंदर प्लम के टुकड़े फैले रहते हैं, वैसे ही पॉजिटिव स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रॉन फैले हुए माने गए। इसे समझने का एक और आसान तरीका वाटरमेलन का एग्जाम्पल है। वाटरमेलन का लाल पल्प पॉजिटिव चार्ज वाले सब्सटेंस को दर्शाता है और वाटरमेलन के सीड्स एटम में फैले हुए इलेक्ट्रॉन्स को दर्शाती हैं। हालांकि बाद में इस मॉडल में को बदल दिया गया, फिर भी यह पहला ऐसा वास्तविक कोशिश थी जिससे समझने की कोशिश की कि एटम्स के पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में बैलेंस कैसे रहती हैं। नेक्स्ट है टेस्टिंग थॉमसन मॉडल, द गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। तो अब हम पढ़ेंगे कि थॉमसन ने एटॉमिक मॉडल की टेस्टिंग कैसे की। इसके लिए एक बहुत प्रसिद्ध एक्सपेरिमेंट किया गया जिसे गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। लिखा है कि 1911 में गैरिगर और मार्सडेन, जो अर्नेस्ट रदरफोर्ड के साथ काम कर रहे थे, उन्होंने थॉमसन के एटॉमिक मॉडल की जांच की। यह प्रयोग बाद में गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के नाम से प्रसिद्ध हुई। उन्होंने अल्फा पार्टिकल की एक बहुत पतली और सीधी बीम को गोल्ड फॉइल पर डाला। अल्फा पार्टिकल बहुत छोटे और पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स होती हैं। ये कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स से निकलती हैं। इस चैप्टर में आप आगे पढ़ेंगे कि अल्फा पार्टिकल वास्तव में हीलियम एटम्स का न्यूक्लियस होता है। इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स होती हैं। थॉमसन के मॉडल के अनुसार एटम में पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम्स के में एक समान रूप से फैले हुए थे। इसीलिए साइंटिस्ट को उम्मीद थी कि अल्फा पार्टिकल्स या तो गोल्ड फॉइल के आर पार सीधे निकल जाएंगे या फिर बहुत थोड़ा या थोड़ा सा मुड़ेंगे। लेकिन परिणाम देखकर साइंटिस्ट हैरान रह गए। उन्होंने पाया कि ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल बिना मुड़े सीधे निकल गए। कुछ पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा मुड़ गए और कुछ पार्टिकल तो आपस में ही लौट गए। जब कोई पार्टिकल्स अपनी सीधी डायरेक्शन से हटकर दूसरी डायरेक्शन में चला जाता है तो इसे स्कैटरिंग कहा जाता है। इसी कारण गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट को अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। फिगर में दिखाया गया है कि राइट तरफ से बीम को अल्फा पार्टिकल्स आ रही हैं। बीच में थिन गोल्ड फॉइल है। ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स सीधे निकल जाते हैं, कुछ पार्टिकल्स मुड़ जाते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा मुड़ जाते हैं और कुछ वापस रिटर्न हो जाते हैं। थॉमसन का मॉडल इस एक्सपेरिमेंट के परिणामों का समझने में असफल रहा। खासकर यह नहीं समझ सका कि कुछ अल्फा पार्टिकल बहुत बड़े एंगल से क्यों मुड़ गए और ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल बिना मुड़े सीधे क्यों निकल गए। आगे है रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के आधार पर रदरफोर्ड ने निष्कर्ष निकाला कि एटम्स का पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम में फैला हुआ नहीं होता, बल्कि यह एक बहुत छोटे पॉइंट से कॉन्सेंट्रेटेड रहता है जिसे न्यूक्लियस कहा जाता है। उन्होंने कुछ बातें यहाँ पर साबित की। एटम्स का ज़्यादातर भाग खाली स्पेस होता है। इसका कारण यह है कि ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल से बिना मुड़े सीधे निकल जा रहे थे। न्यूक्लियस बहुत डेंस होता है, यानी बहुत घना भरा हुआ होता है। एटम का पूरा पॉजिटिव चार्ज और ज़्यादातर मास न्यूक्लियस में होता है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते हैं, ठीक वैसे ही जैसे प्लैनेट्स सन के चारों ओर घूमते हैं। इसी कारण इस मॉडल को प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम कहा जाता है।
रदरफोर्ड ने पाया कि न्यूक्लियस एटम्स की तुलना में बहुत छोटा होता है। यह एटम्स से लगभग 10 की पावर 5 यानी 1,00,000 गुना छोटा होता है। उन्होंने कैलकुलेशन की कि एटम्स का डायमीटर 10 की पावर -10 मीटर और न्यूक्लियस का डायमीटर 10 की पावर -15 मीटर होते हैं। इसे ऐसा समझ सकती हैं कि यदि एक एटम का आकार क्रिकेट ग्राउंड जितना बड़ा मान लिया जाए तो उसका न्यूक्लियस बीच में रखे हुए काली मिर्च के एक छोटे के दाने जितना होगा। इससे पता चलता है कि न्यूक्लियस कितना छोटा है। आगे रेडी टू गो बियॉन्ड में लिखा है, कैन यू कैलकुलेट हाउ मेनी एटम्स वुड बी नीडेड टू मेक अ शीट ऑफ पेपर दैट इज 0.1 मिलीमीटर थिक लाइक द वन इन योर टेक्स्ट बुक। क्या आप यह पता लगा सकती हैं कि 0.1 मिलीमीटर मोटे कागज की शीट बनाने के लिए कितने एटम्स की जरूरत होगी? यदि एक एटम का डायमीटर 10 की पावर -10 मीटर है और कागज की मोटाई 0.1 मिलीमीटर है यानी 10 की पावर -4 मीटर है, तो नंबर ऑफ एटम्स हुए की संख्या होगी 10 की पावर 6 कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, यानी लगभग 10 की पावर 6 यानी 1 मिलियन एटम्स को एक के एक ऊपर रखना पड़ेगा। जब बहुत सारे एटम्स एक साथ जुड़ते हैं तब वे उन ठोस मटेरियल्स का निर्माण करती हैं जिन्हें हम देखते और छूते हैं। जो कागज की एक साधारण शीट दिखाई देती है वे वास्तव में बहुत सारे छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी एटम से मिलकर बनी होती है। यह सचमुच आश्चर्यजनक बात है कि यह अदृश्य एटॉमिक वर्ल्ड हमारे रोजमर्रा के इस्तेमाल की हर चीज़ों का निर्माण करता है। नेक्स्ट है लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। बच्चों, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल थॉमसन के मॉडल से बेहतर था क्योंकि यह गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के परिणामों को समझ सकता था, लेकिन इसमें भी एक बड़ी लिमिटेशन थी। चलिए जानते हैं कि क्या है इसमें। हालांकि एटम्स के बीच में न्यूक्लियस होने का विचार एक बड़ी खोज थी, लेकिन रदरफोर्ड का मॉडल यह नहीं बता पाया कि एटम स्टेबल कैसे बने रहते हैं। जैसे कि आपने चैप्टर 4 में पढ़ा था कि जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में चलता है तो उसकी डायरेक्शन लगातार बदलती रहती है। इसका मतलब है कि वह एक्सीलरेट कर रहा है। यदि कोई नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते हुए लगातार एक्सीलरेट करता रहे तो उसे एनर्जी खोनी चाहिए। एनर्जी खोने पर इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे अंदर की ओर घूमते हुए जाएंगे। अंत में वह पॉजिटिव चार्ज वाले न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। अगर वास्तव में ऐसा होता तो एटम्स कोलैप्स हो जाते, नष्ट हो जाते और उनका अस्तित्व ही नहीं रहता। लेकिन वास्तविकता में एटम स्टेबल रहती हैं। इसी कारण हमारे आसपास मौजूद मैटर सुरक्षित और स्टेबल बनी रहती हैं। इसका मतलब यह था कि रदरफोर्ड का मॉडल पूरी तरह सही नहीं था। इसीलिए एक नई व्यवस्था की आवश्यकता थी कि यह समझा सके कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिरे बिना कैसे घूमते रहती हैं। लेकिन इससे पहले हमें एक और सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में जानना होगा। यह पार्टिकल है प्रोटॉन, जिसकी खोज और नामकरण रदरफोर्ड ने किया था। मीट अ साइंटिस्ट अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अर्नेस्ट रदरफोर्ड का जन्म न्यूजीलैंड में हुआ था। बाद में वे कैम्ब्रिज गए और जे थॉमस के साथ काम किया। बाद में उन्हें फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स के नाम से जाना जाने लगा। उन्होंने एटॉमिक न्यूक्लियस की खोज की। साथ ही उन्होंने समझाया कि कुछ एलिमेंट्स प्राकृतिक रूप से कैसे टूटते हैं। इसी काम के लिए उन्हें 1908 का नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री मिला। 1911 में उन्होंने न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम प्रस्तुत किया। आज उनकी तस्वीर न्यूजीलैंड के $100 बैंक नोट पर भी छपी हुई है। नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ द प्रोटॉन। अब हम प्रोटॉन की खोज के बारे में पढ़ते हैं। रदरफोर्ड ने बताया कि न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्ज होता है वह प्रोटॉन नामक पार्टिकल्स के कारण होता है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की तुलना में काफ़ी भारी होती है। इनका चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर लेकिन अपोजिट होता है, यानी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होती हैं। किसी एटम के इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होने के लिए उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होनी चाहिए, तभी वह इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए एक हीलियम एटम जो कि
न्यूट्रल है उसमें 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होती हैं। इसी प्रकार एक सोडियम एटम में 11 प्रोटॉन और 11 ही इलेक्ट्रॉन होती हैं। क्योंकि कुछ पॉजिटिव चार्ज और कुछ नेगेटिव चार्ज बराबर होती हैं, इसलिए हीलियम और सोडियम दोनों एटॉमिक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती हैं। इसी तरह से सभी एटम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। नेक्स्ट है बोर्स मॉडल ऑफ द एटम। एटम स्टेबल क्यों रहती हैं, इसे समझने के लिए नील्स बोर्स ने 1930 में एटम्स का एक नया मॉडल रिप्रेजेंट किया। अकॉर्डिंग टू बोर्स, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर इधर उधर रैंडमली तरीके से नहीं घूमते, वे एक निश्चित सर्कुलर पाथ में घूमते हैं जिन्हें स्टेशनरी स्टेट्स, ऑर्बिट्स और सेल्स कहा जाता है। ईच सेल में इलेक्ट्रॉन एक डिफिनाइट एनर्जी होती है। ईच सेल में इलेक्ट्रॉन की एक डिफिनाइट एनर्जी होती है, इसीलिए सेल्स को एनर्जी लेवल भी कहा जाता है। इन सेल्स को KLMN यानी N1 2 3 4 यह इस चीज़ों से दर्शाया गया, इन सेल्स को रिप्रेजेंट किया गया। इलेक्ट्रॉन केवल इन निर्धारित सेल में ही घूम सकते हैं, वे 2 सेल के बीच में नहीं रह सकती। जब इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित सेल में घूम रहा होता है तो वह एनर्जी नहीं खोता। पहले एनर्जी लेवल K सेल, यहाँ पर N की वैल्यू 1 है, न्यूक्लियस के सबसे पास होता है और इसकी एनर्जी सबसे कम होती है। जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर होते जाते हैं वैसे वैसे एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। यानी L सेल यानी N की इक्वल्स टू 2 में मौजूद इलेक्ट्रॉन की एनर्जी K सेल के इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होती है। जो सेल न्यूक्लियस से जितना दूर होगा उसकी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन एक सेल से दूसरे सेल में जा सकता है, लेकिन इसके लिए उसे एनर्जी एब्जॉर्ब करनी होगी या एनर्जी रिलीज करनी होगी। एनर्जी की मात्रा दोनों एनर्जी लेवल के अंतर के बराबर होती है। हर सेल में केवल एक निश्चित संख्या में इलेक्ट्रॉन ही रह सकती हैं। क्वेश्चन है, हाउ डज बोर्स मॉडल एक्सप्लेन स्टेबिलिटी? You may be wondering how does Bohr's model explain stability? अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि बोर का मॉडल एटम की स्टेबिलिटी को कैसे समझाता है। लिखा है कि बोर के मॉडल में भी इलेक्ट्रॉन रदरफोर्ड के मॉडल की तरह पॉजिटिव चार्ज वाले न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर रास्ते में घूमते हैं, लेकिन घूमते समय वे एनर्जी क्यों नहीं खोते? बोर ने इसका जवाब स्टेशनरी स्टेट से दिया, कॉन्सेप्ट से दिया। स्टेशनरी स्टेट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी स्टेबल रहती है, भले ही वह न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता रहा हो। बोर का मॉडल कई एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशंस को समझ सका और एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझने में यह एक बहुत बड़ा कदम साबित हुआ। नेक्स्ट है मीटा साइंटिस्ट नील बोर। अब नील बोर के बारे में यहाँ बताया गया है। नील बोर डेनमार्क की कॉम्पेन्सेस यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के प्रोफेसर थे। वे यह जानने के लिए एक्साइटेड थे कि एटम्स स्टेबल कैसे रहती हैं, क्योंकि पुराने मॉडल्स यह नहीं समझा पा रहे थे कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिरे बिना आप उसके आसपास कैसे बनी रहती हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर की उनकी व्यवस्था ने विषय को और ज़्यादा क्लियर बना दिया। एटम की संरचना पर किए गए काम के लिए नील बोर को 1922 में नोबेल प्राइज मिला। नेक्स्ट है थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी। बोर्स की सेल के नाम KLMN क्यों रखे गए और ABCD क्यों नहीं? इन नामों की शुरुआत फिजिक्स चार्ल्स बर्कला की शुरुआती एक्सरे एक्सपेरिमेंट से हुई। उन्होंने पहले देखी गई एक्स रे लाइन का नाम K रखा। उन्होंने A से नाम शुरू नहीं किया ताकि यदि भविष्य में K सीरीज से पहले कोई नई सीरीज मिले तो उनके लिए जगह बनी रही। हालांकि ऐसी कोई सीरीज बाद में नहीं मिली। बोर्स ने भी एटॉमिक सेल के लिए यही नामकरण अपनाया। बाद में बोर्स ने मॉडल में भी कुछ समस्याएं पाई गई। इसके बाद एक नया मॉडल आया, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। इसके बारे में आप आगे की क्लासेस में जानोगे। नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाट कंपोनेंट्स कंट्रीब्यूट टू द मास ऑफ द एटम। बच्चों, अब तक हमने एटम की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। अब सवाल यह है कि एटम का मास
किन पार्टिकल से बना है, इसी बारे में इस सेक्शन में पढ़ेंगे। लिखा है कि रदरफोर्ड के मॉडल ने बताया कि एटम का ज़्यादातर मास उसके न्यूक्लियस के सेंटर में होता है। न्यूक्लियस के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स इतने हल्के होते हैं कि उनके मास को लगभग इग्नोर किया जा सकता है। लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत में साइंटिस्ट के सामने एक पजल यानी एक उलझन आ गई। एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोजन एटम में 1 प्रोटॉन होता है, हीलियम एटम में 2 प्रोटॉन होती है, लेकिन हीलियम एटम का मास हाइड्रोजन एटम के मास का लगभग 4 गुना होता है, जबकि उसे केवल 2 गुना होना चाहिए। इससे साइंटिस्ट सोचने लगे कि क्या न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन के अलावा भी कोई और ऐसे पार्टिकल्स हैं जो मास को बढ़ाता है लेकिन चार्ज को इफेक्ट नहीं करता। नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ द न्यूट्रॉन। 1932 में इस समस्या का समाधान जेम्स चैडविक ने किया। वे अर्नेस्ट रदरफोर्ड के स्टूडेंट थे। उन्होंने एक नए सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज की। इस पार्टिकल का मास लगभग प्रोटॉन के बराबर था, लेकिन इसमें कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं था। इस बिना चार्ज वाले पार्टिकल को न्यूट्रॉन नाम दिया गया। इससे n से दर्शाया गया। हाइड्रोजन को छोड़कर लगभग सभी एटम्स के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। इस प्रकार एटम का ज़्यादातर मास न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से आता है। यही कारण है कि कई एटम्स का मास केवल प्रोटॉन के मास से ज़्यादा होता है, क्योंकि उनके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स भी मौजूद होती हैं। अब टेबल 8.1 में सब एटॉमिक पार्टिकल्स के सिंबल और उनके रिलेटिव चार्ज दिखाए गए हैं। ये आप यहां पर देख सकते हो। नेक्स्ट है थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी। लिखा है लाइटर एटम्स ऑफ्टन हैव एन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन लाइक कार्बन विथ 6 ईच ऑफ ऑक्सीजन विथ 8 ईच। मतलब लाइटर यानी हल्के एटम्स में अक्सर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की संख्या बराबर होती है। जैसे कार्बन में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन होते हैं। हालांकि लेकिन जैसे जैसे एटम्स हैवी होते जाती हैं, उनके न्यूक्लियस में प्रोटॉन की तुलना में न्यूट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा होने लगती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आयरन में 26 प्रोटॉन्स हैं और 30 न्यूट्रॉन्स होती हैं, और यूरेनियम में 92 प्रोटॉन और 146 न्यूट्रॉन्स होती हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब न्यूक्लियस के अंदर इतने सारे प्रोटॉन्स एक साथ मौजूद होते हैं और सभी पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो वे एक दूसरे को दूर क्यों नहीं धकेल देते। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर हर प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को दूर धकेलने की कोशिश करता है, क्योंकि सभी पर पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, इसीलिए वे इस रिपल्सन को कम करने में मदद करती हैं। वे प्रोटॉन के बीच मौजूद रहकर उनके बीच की दूरी बढ़ाने की सहायता करती हैं। इसके अलावा न्यूट्रॉन्स अब उस फोर्स को भी मौजूद बनाने में मदद करता है जिसे न्यूक्लियर फोर्स कहा जाता है। यह न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियस के सभी पार्टिकल्स को आपस में जोड़े रखता है। इसीलिए हैवियर एटम्स को न्यूक्लियस के अंदर सब कुछ मजबूती से बांधे रखने के लिए ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। नेक्स्ट है रेडी टू गो बियॉन्ड में लिखा है द डिस्कवरी ऑफ द न्यूट्रॉन ओपन अ न्यू एरा इन एटॉमिक फिजिक्स। न्यूट्रॉन की खोज ने एटॉमिक फिजिक्स में एक नए युग की शुरुआत की। न्यूट्रॉन्स बीइंग अनचार्ज कैन ईजिली पेनिट्रेट न्यूक्लियाई। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, इसीलिए आसानी से न्यूक्लियस के अंदर दाखिल हो सकते हैं, लीडिंग टू ब्रेक थ्रू सच एज द क्रिएशन ऑफ आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट। इससे कई इंपॉर्टेंट खोजें और उपलब्धियां संभव हुई, जैसे कि आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट का निर्माण। साथ ही यूरेनियम एटम्स को तोड़ना की संभावना भी इससे ही विकसित हुई। इसी के कारण एटॉमिक एज यानी परमाणु युग की शुरुआत हुई, जिससे न्यूक्लियर पावर का विकास हुआ। न्यूक्लियर वेपन्स भी विकसित किए गए। अब जेम्स चैडविक के बारे में समझिए। जेम्स चैडविक रदरफोर्ड के निर्देशन में थे, यानी उनके एक तरीके से स्टूडेंट थे। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के प्रसिद्ध कैवेंडिश लेबोरेटरी में काम कर रहे थे। 1932 में उन्होंने एक इम्पोर्टेंट समस्या का समाधान किया जब उन्हें न्यूट्रॉन की खोज की।
इस इंपॉर्टेंट खोज ने एटॉमिक मास को समझने में मदद की। इस खोज के लिए जेम्स चैडविक को 1935 में नोबेल प्राइज से इन फिजिक्स मिला। न्यूट्रॉन की खोज ने साइंटिफिक रिसर्च की दिशा बदल दी। इससे साइंटिस्ट को न्यूक्लियस के रहस्यों को समझने का अवसर मिला और इससे एटॉमिक एनर्जी को समझने और उसका इस्तेमाल करने से जुड़ी कई नई खोज की शुरुआत हुई। नेक्स्ट है इंडिया साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन। लिखा है द भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई लीड्स एडवांस न्यूट्रॉन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट यूजिंग रिएक्टर सच एज ध्रुवा। मतलब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC जो मुंबई में स्थित है, एडवांस न्यूट्रॉन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का नेतृत्व करता है। इस एक्सपेरिमेंट के लिए ध्रुवा जैसे रिएक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। इन एक्सपेरिमेंट से साइंटिस्ट ने कई मटेरियल्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, जैसे सुपरकंडक्टर, बैटरी इलेक्ट्रोड्स, ड्रग मॉलिक्यूल्स। इन जानकारियों की मदद से भारत में बेहतर मेडिसिन विकसित की जा रही है, बेहतर एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बनाए जा रही हैं, बेहतर इंडस्ट्रियल अलॉय विकसित किए जा रहे हैं। फिर रिसर्च एंड एक्सप्लोर मोर अबाउट ध्रुवा। नहीं, ये यहाँ तो कुछ नहीं है, आगे पढ़ते हैं। बाय 1869 साइंटिस्ट न्यू अबाउट 69 एलिमेंट्स मोस्ट ऑफ विच आर फाउंड नेचुरली ऑन द अर्थ। 1859 तक साइंटिस्ट ने को 69 एलिमेंट्स के बारे में जानकारी थी। इसमें से ज़्यादातर एलिमेंट्स पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाते थे, लेकिन आज हमें 118 अलग अलग केमिकल एलिमेंट्स के बारे में जानकारी है। इनमें से कुछ एलिमेंट्स आर्टिफिशियली बनाए गए हैं और नए एलिमेंट्स की खोज अभी भी जारी है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि एलिमेंट्स को आसानी से रिप्रेजेंट करने के लिए किस प्रकार सिंबल्स और तरीकों का इस्तेमाल किया जाने लगा। नेक्स्ट टॉपिक है सिंबल्स ऑफ एलिमेंट। लिखा है जॉन डाल्टन ने महसूस किया कि केमिस्ट्री को आसान बनाने के लिए एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को दर्शाने का एक स्टैंडर्ड तरीका होना चाहिए। 1803 में उन्होंने एक नॉन एलिमेंट्स को दर्शाने के लिए सबसे पहले पिक्टोरियल सिंबल रिप्रेजेंट किए, जैसे फिगर 8.9 में दिखाया गया है। हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, ये सभी। 1813 में बेरसुलियस ने सुझाव दिया कि एलिमेंट्स के सिंबल उनके लैटिन नेम्स से लिए जाने चाहिए, इसीलिए हर अल्फ़ाबेट पर आधारित केमिकल सिंबल का इस्तेमाल शुरू हुआ। आज के समय में IUPAC यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री नामक अंतर्राष्ट्रीय साइंटिफिक एलिमेंट्स रिसर्च ने ऑर्गेनाइजेशन ने एलिमेंट्स के नाम और सिंबल को अप्रूवमेंट दे दी। कई एलिमेंट्स के सिंबल उनके नाम पर के पहले अक्षर या पहले दो अक्षरों के नाम पर बनाए जाते हैं। किसी सिंबल का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, अपर केस लेटर्स में। यदि दूसरा अक्षर हो तो उसे स्मॉल लेटर यानी लोअर केस में लिखा जाता है। एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोजन के लिए हम लिखते हैं H और एल्यूमिनियम के लिए Al। इसमें हम टोटल कैपिटल में Al नहीं लिखते। वैसे ही कोबाल्ट में C कैपिटल और O लोअर केस में। कुछ एलिमेंट्स के सिंबल में पहले अक्षर के साथ नाम का कोई दूसरा अक्षर लिया जाता है, जैसे क्लोरीन Cl और जिंक Zn। कुछ एलिमेंट्स के सिंबल उनके इंग्लिश नाम के से नहीं बल्कि लैटिन, ग्रीक या जर्मन नेम से लिए गए। एग्जाम्पल के लिए आयरन के लिए Fe, यह लैटिन वर्ड है, फीरियम से लिया गया है। मरकरी के लिए Hg, ये Hg वर्ड भी ग्रीक शब्दों से लिया गया है। और टंगस्टन के लिए सिंबल W, यह जर्मन वर्ड है, वोल्फ्राम से लिया गया है। नेक्स्ट है कुछ एलिमेंट्स और उनके सिंबल टेबल 8.2 में दिए गए हैं, वो आप खुद देख लेना। ये सब यहाँ पर टेबल में दिए गए हैं। साइंटिस्ट पूरे नाम लिखने की जगह सिंबल्स का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि ये सिंबल्स पूरी दुनिया में इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज होते थे। इनकी मदद से अलग अलग भाषाएं बोलने वाले साइंटिस्ट भी आसानी से एक दूसरे से जानकारी साझा कर सकते थे। तो आज की ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होती है। इसके बाकी के नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ये वीडियो आपको यहाँ तक कैसी लगी इस बारे में कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।